Hello everyone, I'm Professor N.B. Chate welcomes you all in the 22nd lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have already completed 2 chapters in our previous lectures. So in today's lecture, we are going to discuss about our third topic, and the name of the third topic is alternate. So we know the definition of motor and generator, right? What is the function of motor and generator? We know that motor motor converts electrical energy into mechanical energy, while that of generator converts mechanical energy into electrical energy. That is the functions of motor and generator. ठीक आहे. मोटरचं फंक्शन सगळ्यांनाच माहिती आहे. मोटर मध्ये काय होतं की इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये केलं जातं आणि जनरेटरमध्ये मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये केलं जातं. असे दोन्ही जे फंक्शन्स असतात. ठीक आहे. So this alternator is also called as AC generator. अल्टरनेटरला दुसरं नाव आहे आपल्या AC generator. ठीक आहे. So in today's lecture we are going to discuss about the alternator. So these are the contents which we are going to discuss. Right. So first point is the definition and types. That is the classification of alternator. Then we will discuss about the working principle of alternator. Then we will discuss construction of alternator. Then armature reaction in alternator or synchronous generator. Then armature winding of the alternator, rating of the alternator, and applications of the induction generator. तो ये सारे कंटेंट्स हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले. ठीक है. तो let's see one by one. First of all, we'll see the definition of alternator. So an alternator is an electrical generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current. अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में. ठीक है. सो द मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स यूज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ स्टेशनरी आर्मेचर. मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ स्टेशनरी आर्मेचर यूज करते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स में हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ स्टेशनरी आर्मेचर हम यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर. उसको दूसरा भी नाम है सिंक्रोनस जनरेटर क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है. ठीक है. तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है सिंक्रोनस जनरेटर. जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बोला था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस मोटर like that of asynchronous means it does not rotate on the synchronous speed, right? So that's why the three phase induction motor is asynchronous motor, but this alternator is a synchronous generator. It is also known as synchronous generator. Clear? So these are the types of the alternators. So according to application, the alternator can be classified as, यहाँ पे कितने ये सारे टाइप दिए हैं अल्टरनेटर्स के, उसके एप्लीकेशन से. पहला टाइप है ऑटोमेटिव टाइप, दैट इज यूज्ड इन द मॉडर्न ऑटोमोबाइल. ठीक है. उसकी वजह से उसको ऑटोमोबाइल में यूज होता है ये मॉडर्न ऑटोमोबाइल में, तो उसकी वजह से यहाँ पे नाम दिया है. उसका जो नाम है वो है ऑटोमोटिव टाइप. देन दूसरा है डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टाइप, दैट इज यूज्ड इन डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट. ठीक है. ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टाइप का भी अल्टरनेटर होता है. थर्ड होता है मराइन टाइप, दैट इज यूज्ड इन मराइन. फोर्थ होता है आपका ब्रशलेस टाइप, दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन प्लांट एज अ मेन सोर्स ऑफ पावर. जो हम इलेक्ट्रिकल जो पावर जनरेशन प्लांट में तो मेन सोर्स यूज करते हैं पावर के लिए, वो होता है अपना ब्रशलेस टाइप का अल्टरनेटर. देन नेक्स्ट है आपका रेडियो अल्टरनेटर, दैट इज यूज्ड फॉर लो ब्रांड रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन. ये लो ब्रांड रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए रेडियो अल्टरनेटर्स यूज किया. ठीक है.
Now according to their design, the alternators classified into two types, that is salient pole type और दूसरा टाइप है आपका सिलेंड्रिकल रोटर टाइप। ठीक है, ऐसे दो टाइप है उसके डिजाइन से। तो इन डिटेल में हम अभी अल्टरनेटर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। So alternators can be classified on the basis of different factors such as speed of rotation है, speed of operation, then capacity, generated voltage and construction। ये सारे फैक्टर्स पे हम अल्टरनेटर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला देखेंगे हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड। तो ये यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है आपको, अल्टरनेटर को क्लासिफाई किया है यहाँ पे तीन टाइप्स में। एक होता है लो स्पीड अल्टरनेटर, जिसकी स्पीड है यहाँ पे 60 to 500 आरपीएम। दूसरा होता है मीडियम स्पीड अल्टरनेटर, जिसकी स्पीड होती है 600 to 1000 आरपीएम। एंड थर्ड टाइप का अल्टरनेटर होता है हाई स्पीड अल्टरनेटर, और इसकी स्पीड होती है 1500 to 3000 आरपीएम। जो जनरेटिंग पावर प्लांट में हम जो अल्टरनेटर यूज करते हैं वो होता है आपका हाई स्पीड अल्टरनेटर, और उसकी स्पीड अप टू 3000 आरपीएम होती है। क्लियर? So this is the classification based on the speed. So here different types of prime movers are used for different speed ranges. अलग अलग स्पीड रेंज के लिए वहां पे डिफरेंट प्राइम मूवर्स यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो मतलब क्लासिफिकेशन है तीन टाइपचं या इथं स्पीड नुसार, लो स्पीड अल्टरनेटर, मीडियम स्पीड अल्टरनेटर आणि हाय स्पीड अल्टरनेटर। लो स्पीड अल्टरनेटरची स्पीड आहे 60 to 500 आरपीएम, मीडियम स्पीड अल्टरनेटरची स्पीड आहे 600 to 1000 आरपीएम आणि हाय स्पीड अल्टरनेटरची स्पीड आहे 1500 to 3000 आरपीएम। तर इथं पहिलाच पॉईंट दिलाय की डिफरंट स्पीड रेंजेससाठी आपण वेगवेगळे तिथं प्राइम मूवर्स यूज करतो। ठीक है, डिफरेंट स्पीड रेंज के लिए हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर्स यूज करते हैं। तो फॉर लो स्पीड अल्टरनेटर के लिए हम कौन से प्राइम मूवर्स यूज करते हैं, यहाँ पे दिया है तो वाटर टर्बाइंस, स्टीम इंजिन है, या फिर आईसी इंजिन है, यानी इंटरनल कंबशन इंजिन है। तो दीज आर यूज्ड एज अ प्राइम मूवर्स। यहाँ पे लो स्पीड अल्टरनेटर के लिए ये प्राइम मूवर्स यूज करते हैं। ठीक है, वाटर टर्बाइंस है या फिर स्टीम इंजिन है या फिर आपके आईसी इंजिन है। ठीक है, अभी मीडियम स्पीड अल्टरनेटर के लिए हाई हेड वाटर टर्बाइन यूज करते हैं प्राइम मूवर बोल के वहाँ पे यूज करने के लिए। देन एलसी इंजिन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स भी यूज करते हैं अपन प्राइम मूवर्स बोल के वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके मीडियम स्पीड अल्टरनेटर के लिए प्राइम मूवर्स। और आपके हाई स्पीड अल्टरनेटर्स के लिए प्राइम मूवर्स क्या क्या यूज होते हैं, स्टीम टर्बाइंस है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है। ठीक है, स्टीम टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये प्राइम मूवर्स है आपके हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए। क्लियर है? ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज। कैपेसिटी से अल्टरनेटर को फिर से तीन बार इसमें क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका स्मॉल कैपेसिटी अल्टरनेटर, दूसरा होता है आपका मीडियम कैपेसिटी अल्टरनेटर, एंड थर्ड होता है आपका लार्ज कैपेसिटी अल्टरनेटर। So here the second factor used for the classification is the capacity and generated voltage। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो है अपना वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज। यहाँ पे ये डायग्राम दिख रही है आपको। स्मॉल कैपेसिटी मशीन्स प्रोड्यूस वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, स्मॉल कैपेसिटी मशीन जो होते हैं यानी अल्टरनेटर्स, वो क्या करते हैं, वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी उस वोल्टेजेस की जो ऑर्डर होती है वो होता है 250 वोल्ट, 420 वोल्ट, 1100 वोल्ट या फिर 3300 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल कैपेसिटी की मशीन्स यहाँ पे वोल्टेज जो प्रोड्यूस करते हैं उसके ये ऑर्डर्स है। ठीक आहे, किती किती आहे वोल्टेज, 250 वोल्ट आहे, 420 वोल्ट आहे, 1100 वोल्ट आहे आणि 3300 वोल्ट आहे। हे स्मॉल कॅपॅसिटी मशीन्स एवढ्या वोल्टेजेस प्रोड्यूस करतात। ठीक आहे, मीडियम कॅपॅसिटीच्या ज्या मशीन्स आहेत त्या वोल्टेज प्रोड्यूस करतात इन द रेंज ऑफ 3.3 केवी, 6.6 केवी एंड 11 केवी। मीडियम कैपेसिटी के मशीन्स यहाँ पे जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं वो ये रेंज में होते हैं आपके 3.3 केवी, 6.6 केवी एंड 11 केवी। वेयर एज लार्ज कैपेसिटी के मशीन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेजेस और उसकी रेंज होती है 6.6 केवी से आगे, 6.6 केवी, 11 केवी एंड 33 केवी। ठीक है, किलो वोल्ट, केवी में किलो वोल्ट।
समझ में आया? तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज। फिर थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से भी हम यहाँ पे अल्टरनेटर को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर एंड दूसरा होता है रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, रिवॉल्विंग फील्ड एंड रिवॉल्विंग आर्मेचर। ठीक है, तो इसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिवॉल्विंग आर्मेचर यानी यहाँ पे आर्मेचर रिवॉल्व हो रहा होगा आपका, रिवॉल्व यानी वो रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, आर्मेचर रोटेट हो रहा हुआ होगा और फील्ड आपकी स्टेशनरी रहेगी। और यहाँ पे आपकी फील्ड रोटेट हो रही होगी और आपका आर्मेचर स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशंस कैसे बता सकते हैं अपन, यहाँ पे दिया है इन द रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर्स द आर्मेचर वाइंडिंग इज पुट ऑन द रोटर। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करना है, अपने को रोटर पे पुट करना है, उसको रोटर पे उसको प्लेस करना है आर्मेचर वाइंडिंग को। ठीक है, एंड आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ पे रोटर पे पुट करना है यानी प्लेस करना है, सो विच रोटेट्स। तो उसकी वजह से रोटर मालूम है अपने को, रोटर जो होता है मोटर में या फिर अल्टरनेटर में वो रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी रोटेटिंग पार्ट पे जो वाइंडिंग अपन प्लेस करेंगे वो भी रोटेट होगी आपकी। तो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी आपके, रोटर के साथ रोटेट होगी यानी वो रिवॉल्व होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसको नाम दिया है रिवॉल्विंग आर्मेचर। और तब आपकी फील्ड वाइंडिंग कैसे रहेगी, फील्ड वाइंडिंग इज पुट ऑन द स्टेशनरी स्टेटर। फील्ड वाइंडिंग आपको तब क्या करनी होगी, स्टेटर पे जो अपना स्टेशनरी पार्ट है उसके ऊपर प्लेस करनी होगी, यानी आपकी फील्ड वाइंडिंग वहाँ पे स्टेशनरी रहेगी क्योंकि स्टेटर भी आपका क्या है, स्टेशनरी है। समझ में आया? क्योंकि अब तक अपन ने जो पढ़ा था, क्योंकि मोटर जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो मेन पार्ट्स पढ़े थे हमने, वो थे दो मेन पार्ट, स्टेटर एंड रोटर। उसमें हमने बोला था कि स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर देखा था, उसमें हमने जो दो मेन टाइप्स के वाइंडिंग देखे थे वो तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो अभी ये सारे इसको कंबाइन किया अपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे प्लेस की है तो उसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग आपकी रोटेट होगी, और फील्ड वाइंडिंग आपकी स्टेशन फील्ड वाइंडिंग अपन ने स्टेटर पे प्लेस की है तो उसकी वजह से फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे स्टेशनरी होगी। तो उस टाइप के अल्टरनेटर को नाम दिया है रिवॉल्विंग आर्मेचर। ठीक है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा आपका रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। अभी रिवॉल्विंग फील्ड टाइप यानी रिवॉल्विंग फील्ड है, यानी अपने को जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे प्लेस करनी है एंड आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आप स्टेटर पे प्लेस करनी है। जब अपन फील्ड वाइंडिंग रोटर पे प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट है तो फील्ड वाइंडिंग भी आपकी रोटेट हो जाएगी, और अपना स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है और उसके ऊपर हम आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस किए तो वो स्टेशनरी ही रहेगी। ठीक है, तो उस टाइप के अल्टरनेटर को बोलते हैं रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। तो इसमें डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, इन रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर द आर्मेचर इज स्टेशनरी while the field winding is on the rotor। आर्मेचर यहाँ पे स्टेशनरी रहेगा और फील्ड वाइंडिंग आपकी रोटर पे प्लेस की होगी। ठीक है, सो द प्रैक्टिकल अल्टरनेटर्स आर ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड टाइप मशीन। जो प्रैक्टिकल अल्टरनेटर्स यूज करते हैं अपन वो रिवॉल्विंग फील्ड टाइप के होते हैं। ठीक है, समजलं हे क्लासिफिकेशन, समजलं रिव्हॉल्विंग आर्मेचर टाईप आणि रिव्हॉल्विंग फील्ड टाईप या दोघांमध्ये फरक एवढा लक्षात ठेवा की रिव्हॉल्विंग आर्मेचर म्हटलं की आर्मेचर वाइंडिंग रोटर वरती प्लेस करायची, राईट, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर वरती प्लेस करायची आणि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर वरती प्लेस करायची। कारण आर्मेचर वाइंडिंग रोटर वरती प्लेस केल्यामुळे आर्मेचर वाइंडिंग रिव्हॉल्व होईल आपली म्हणजेच रोटेट होईल, त्यामुळे त्याला नाव दिलं रिव्हॉल्विंग आर्मेचर टाईप। आणि इथं रिव्हॉल्विंग फील्ड टाईप मध्ये आपण फील्ड वाइंडिंग रोटर वरती प्लेस करणार आहे आणि आर्मेचर वाइंडिंग ही स्टेटर वरती प्लेस करणार आहे, त्यामुळे फील्ड वाइंडिंग आपली इथं रिव्हॉल्व होणार आहे म्हणजेच ती रोटेट होणार आहे आणि म्हणून त्याला रिव्हॉल्विंग फील्ड टाइपचं कंस्ट्रक्शन म्हणतो। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन अल्टरनेटर का। ठीक है, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन देखे हमने, एक पहला बेस्ड ऑन दी स्पीड, सेकंड देखा हमने बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज, एंड थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन देखा हमने
based on its construction. Okay. Now we'll see the working principle of the alternator. Working principle देखना है अपने को alternator का. So here the working principle of alternator depends upon the Faraday's laws of electromagnetic induction, which says that the current is induced in the conductor inside a magnetic field. जो वर्किंग प्रिंसिपल है अल्टरनेटर का वो डिपेंड होता है आपके फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फैराडेज लॉ. फर्स्ट वन इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड वन इज द फैराडेज सेकंड लॉ. ठीक है. तो फैराडेज लॉ कैसे स्टेट करता है कि करंट वहां पे आपका इंड्यूस होता है कंडक्टर में. जब इनसाइड जब हम वो कंडक्टर क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, when there is a relative motion between that conductor and the magnetic field. जब वहां पे रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तब जो हमने कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है उस कंडक्टर में वहां पे करंट इंड्यूस होता है. ठीक है. ये प्रिंसिपल पे अपना अल्टरनेटर वर्क होता है. ये अपना फॅराडेज लॉ आहे. ठीक आहे. काय सांगतो फॅराडेज लॉ की करंट इंड्यूस होतो आपल्या कंडक्टर मध्ये जेव्हा तो कंडक्टर आपण एखाद्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये प्लेस करतो. कशामुळे करंट इंड्यूस होतो? कारण तिथं जी रिलेटिव्ह मोशन असते कंडक्टर मधली आणि मॅग्नेटिक फील्ड मधली, त्या रिलेटिव्ह मोशन मुळे कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्डचा जो कंडक्टर आहे आपण जो मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये कंडक्टर प्लेस केलेला आहे त्याच्यामध्ये काय होतो आपला करंट इंड्यूस होतो. तर या वर्किंग प्रिन्सिपल वरती आपला अल्टरनेटर वर्क होत असतो. आता याचं वर्किंग समजून घेण्यासाठी आपण ही डायग्राम आहे इथं. So for understanding the working of alternator, let us assume a single rectangular turn. एक सिंगल रेक्टँग्युलर टर्न घेतली आपण किंवा रेक्टँग्युलर कॉइल म्हणू शकतो, which is placed between the two magnetic poles, two opposite magnetic poles. इथं दोन ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स घेतले अपन एन पोल और एस पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसमें हमने एक सिंगल रेक्टेंगुलर टर्न प्लेस की है और इस टर्न को हमने चार नाम दिए हैं ए बी सी एंड डी और ये आपका एक्सिस रहेगा दैट इज डिनोटेड बाय ए बी. ये सिंगल टर्न जो है आपकी रेक्टेंगुलर टर्न उसका ये एक्सिस है ए बी, स्मॉल ए बी, और सिंगल टर्न जो रेक्टेंगुलर टर्न है उसको चार नोटेशन दिए अपन ने ए बी सी एंड ए बी सी एंड. क्लियर? अभी इसका देखो क्या क्या होता है. द सिंगल टर्न लूप ABCD starts rotating clockwise against axis AB. अभी ये एक्सिस है आपका AB और इसके अगेंस्ट में क्या होती है आपकी ये सिंगल टर्न लूप यानी आपका ABCD ये क्या होता है रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से. तो यहाँ पे ये एरो दिखा है ये डायरेक्शन से आपका क्या होता है ये सिंगल टर्न लूप ABCD क्या होता है रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से. ठीक है. सो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन द साइड AB, अभी 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद ये जो साइड है आपकी AB यानी ये कंडक्टर रहेगा. ठीक है. कंडक्टर AB और ये कंडक्टर CD रहेगा. ठीक है. ऐसे दो कंडक्टर्स रहेंगे एक सिंगल टर्न कॉइल में. ठीक है. तो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद ये जो साइड है आपकी AB या फिर कंडक्टर AB है आपका ऑफ द लूप कम्स इन फ्रंट ऑफ यस पोल. ठीक है. 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद ये जो AB साइड है ये इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे आएगा यस पोल पे आएगा, यस पोल के सामने आएगा ये. ठीक है. एंड कंडक्टर CD कम्स इन फ्रंट ऑफ एन पोल, एन पोल के सामने आएगा ये CD कंडक्टर. ठीक है. So as per Fleming's right hand rule, the direction of this current will be from A to B. Fleming's right hand rule के हिसाब से यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगा करंट का वो डायरेक्शन कैसे रहेगा A to B करंट फ्लो हो जाएगा. ठीक है. एट द सेम टाइम द कंडक्टर कम्स अंडर एन पोल, तब आपका एन पोल के अंडर में ये आपका कंडक्टर आ रहा है CD. ठीक है. तो एट द सेम टाइम द कंडक्टर CD कम्स अंडर द एन पोल. एंड हियर ऑल्सो इफ वी अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ पे भी हम अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तब हमें यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन मिलेगी एंड करंट यहाँ पे कैसे फ्लो होगा आपका C to D की तरफ. इट विल बी
फ्लो फ्रॉम सी टू डी। जैसे यहाँ पे कंडक्टर, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था आपके ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक, वैसे यहाँ पे भी आपका करंट फ्लो हो जाएगा आपका सी टर्मिनल से डी टर्मिनल की तरफ। क्लियर? ये होगा आपका 90 डिग्री रोटेशन के बाद। नाउ आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अनदर 90 डिग्री, फिर से एक बार 90 डिग्री से ये आपका सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट हो गई। ठीक है, सो दी टर्न ए बी सी डी कम्स एट वर्टिकल पोजिशन। अभी ये जो टर्न है ए बी सी डी, ये वर्टिकल पोजिशन में आ गई, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, सो एज शोन बिलो, सो दिस पोजिशन tangential motion of conductor AB at this position, tangential motion of the conductor AB। अभी ये पोजीशन पे जो टेंजेंशियल मोशन रहेगा ये कंडक्टर ए बी का एंड सी डी का, इज जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को क्या हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ये अभी दो जो एन पोल एंड एस पोल है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसे डॉटेड सपोज यहाँ पे दिखाएंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसको ये कैसे आ जाएंगे, दोनों कंडक्टर अभी पैरेलल में आ जाएंगे। हेंस देयर विल बी नो फ्लक्स कटिंग। तो उसकी वजह से ये कंडक्टर्स वहाँ के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेंगे। सो दैट इज नो करंट इन दी कंडक्टर। अगर ये फ्लक्स को कट ही नहीं करेंगे कंडक्टर, तो वहाँ पे आपका कंडक्टर में करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, so while the turn ABCD comes from horizontal position to vertical position, आपका जो ये ABCD जो टर्न है वो आपका हॉरिजेंटल पोजीशन से कहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल पोजीशन में आ रहा है। सो एंगल बिटवीन फ्लक्स लाइंस एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो एंगल है आपका फ्लक्स लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर में, वो रिड्यूस होता है फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री एंड कॉन्सिक्वेंटली द इंड्यूस करंट इन द टर्न इज रिड्यूस टू 0। त्यामुळे तिथला वहाँ का जो इंड्यूस करंट है टर्न में का, वो रिड्यूस हो जाएगा जीरो से उसके मॅक्झिमम व्हॅल्यू। ठीक आहे, समजलं? याच्यामध्ये काय काय सांगितलं आपण की फर्स्ट 90 डिग्री जेव्हा रोटेशन होईल, ठीक आहे, या डायग्राम मध्ये आपण सांगितलं होतं की 90 डिग्री रोटेशन झाल्यानंतर साइड जे आहे ए बी, ठीक आहे, यानी आपला जो है हा कंडक्टर आहे ए बी, तो या एस पोलच्या समोर आहे आणि सी डी हा कंडक्टर आपला एन पोलच्या समोर आहे। त्यामुळे फ्लेमिंग राईट हँड रूल नुसार ती डायरेक्शन आहे करंटची, की या ए पॉइंट कडून बी कडे करंट फ्लो होईल आपला, आणि ऍट द सेम टाइम हा जो सी डी कंडक्टर आहे तो आपला एन पोलच्या समोर येतोय, आणि त्यामुळे इथं जर आपण परत फ्लेमिंग राईट हँड रूल अप्लाय केला तर जी डायरेक्शन आहे इंड्यूस करंटची ती आपली सी कडून डी कडे असणार आहे। नंतर आपण सांगितलं की परत एकदा क्लॉकवाइज डायरेक्शन जर आपली टर्न सिंगल टर्न जी आहे एबीसीडी ही रोटेट झाली, तर टर्न आपली एबीसीडी ही वर्टिकल पोझिशन मध्ये आहे। ठीक आहे, त्यामुळं पोझिशन जे आहे ऍट दिस पोझिशन द टँजेन्शियल मोशन ऑफ द कंडक्टर, ही जी टँजेन्शियल मोशन आहे कंडक्टर ए बी आणि सी डी ची, ती जस्ट पॅरलल मध्ये असणार आहे तिथल्या मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईनच्या। या इथं मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स असतील। ठीक आहे, ह्या जे येलो कलरचं ते दाखवलेलं आहे ते मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स आहे। ठीक, तर त्याच्या एक्झॅक्टली हे पॅरलल मध्ये असतील कंडक्टर्स ए बी आणि आपले सी डी, आणि त्यामुळं ते कंडक्टर्स इथल्या फ्लक्स लाईन्सला कुठेही कट करणार नाही, आणि त्यामुळे कंडक्टरमध्ये इथं करंट इंड्यूस होणार नाही। ठीक आहे, आता while the turn ABCD comes from horizontal position to vertical position, आता हॉरिझॉन्टल पोझिशन कडून आपली टर्न काय झाली होती, वर्टिकल पोझिशन मध्ये आली होती। त्यामुळे जो अँगल आहे फ्लक्स लाईन्स मधला, या फ्लक्स लाईन्स मधला आणि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर मधला, तो अँगल काय झाला आपला, रिड्यूस झाला 90 डिग्री पासून 0 डिग्री पर्यंत, आणि कॉन्सिक्वेंटली तिथला जो इंड्यूस करंट आहे टर्न मधला तो रिड्यूस झाला 0 पासून त्याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत। ठीक आहे, हे पॉइंट सांगितले आपण। देन नेक्स्ट पॉइंट दिलेला आहे ऍट धिस पोझिशन, आता ही पोझिशन मिळाली आपल्याला, ऍट धिस पोझिशन द टर्न कम्स ऍट हॉरिझॉन्टल पोझिशन, परत टर्न काय झाली आपली हॉरिझॉन्टल पोझिशनला आली फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोझिशन। ठीक आहे, देन द करंट इन द कंडक्टर कम्स टू इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू फ्रॉम 0। त्यामुळे करंट जो आहे कंडक्टर मधला तो तिथं मॅक्झिमम व्हॅल्यू कडून 0 पर्यंत आला परत। ठीक आहे,
करंट जो आहे कंडक्टर मधला त्याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू पासून 0 कडे आला परत. ठीक आहे. सो दॅट मीन्स करंट इज सर्क्युलेटिंग इन द क्लोज टर्न. म्हणजेच काय की करंट जो आहे आपला तो सर्क्युलेट होतोय तिथल्या क्लोज टर्न मधून. ठीक आहे. फ्रॉम पॉइंट बी टू ए. आता करंट तो होतोय आपला पॉइंट बी टू ए, म्हणजे कंडक्टर हा इकडे आला, आता ए बी कंडक्टर एन पोलच्या समोर आलाय आणि सी डी कंडक्टर हा एस पोलच्या समोर आला. त्यावेळेस करंट हा बी कडून ए कडे फ्लो होणार आहे. देन फ्रॉम ए टू डी, नंतर ए कडून डी कडे फ्लो होईल. देन फ्रॉम डी टू सी अँड फ्रॉम सी टू बी असा करंट फ्लो होणार आहे आता. ठीक आहे. सो ड्युरिंग एव्हरी फुल रिव्होल्युशन ऑफ द टर्न, हे जे पूर्ण रिव्होल्युशन होतंय टर्नचं आपल्या, त्याच्यामध्ये काय होतं की करंट इन द टर्न ग्रॅज्युअली रिचेस टू इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू. जो करंट आहे आपल्या टर्न मधला तो ग्रॅज्युअली रीच होतो त्याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत. अँड देन रिड्युसेस टू 0. नंतर तो परत 0 कडे रिड्यूस होतो. देन अगेन इट कम्स टू इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू. परत तो त्याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत येतो, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, पण त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन. अँड अगेन इट कम्स टू 0. परत तो काय होतो आपला 0 वरती येतो. क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या दिया है कि देखो फिर से एक बार यहाँ पे अपनी जो टर्न है सिंगल टर्न ए बी सी डी, ये सिंगल टर्न क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आ गई अभी. सॉरी, हाँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से वर्टिकल पोजीशन में से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गई. ठीक है. सो दी करंट जो है कंडक्टर में का वो क्या होता है अभी, कंडक्टर करंट इन दी कंडक्टर कम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. करंट जो है कंडक्टर में का वो अभी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा 0 से. देन दैट मीन्स द करंट इन द सर्कुलेटिंग करंट इज सर्कुलेटिंग इन द क्लोज टर्न. इसका मतलब क्या है कि करंट सर्कुलेट हो रहा है आपके क्लोज टर्न में से. और करंट कैसे सर्कुलेट हो रहा है अभी, ये पॉइंट बी से ए की तरफ, बाद में ए से डी की तरफ, डी से सी की तरफ एंड सी टू बी की तरफ. ठीक है. तो ये पूरा जो एक रिवोल्यूशन हो रहा है टर्न का, उसमें क्या होता है कि करंट आपका टर्न में का ग्रेजुअली रीच होता है उसके मैक्सिमम वैल्यू तक. फिर से वो देन वो रिड्यूस होता है आपके 0 तक. फिर से वो अगेन उसके मैक्सिमम वैल्यू तक अगेन वो रीच होता है, और बाद में लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है अभी. एंड अगेन वो आपका करंट 0 पे आता है. सो इन दिस वे द करंट कंप्लीट्स वन फुल साइन वेव. और ऐसे तरीके से आपका करंट क्या करता है वहां पे, कंप्लीट फुल साइन वेव करता है वहां पे ड्यूरिंग ईच 360 डिग्री रिवोल्यूशन. साइन वेव फॉर्म ड्यूरिंग ईच 360 डिग्री रिवोल्यूशन ऑफ द टर्न. ठीक है. Thus an alternating current is produced in a turn. अभी वो क्या हो जाएगा आपके टर्न में, एक अल्टरनेटिंग करंट वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा. इज रोटेटेड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. जो टर्न आपके मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा. तो फ्रॉम दिस वी कम टू द एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द अल्टरनेटर. और यहाँ से आपको एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आता है अल्टरनेटर का. ठीक है. तो ये सिंगल टर्न अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन है. एक ही टर्न का हमने ये कंस्ट्रक्शन बताया. ठीक है. तो यही वर्किंग प्रिंसिपल पे आपका अल्टरनेटर वर्क होता है. ठीक है. समझ में आया? तो यहाँ पे हम रुकेंगे. ठीक है. विल स्टॉप हियर एंड विल सी दी next point, that is the construction of alternator in the next lecture. ठीक है. So thank you for watching this video lecture again. We'll meet in the next lecture. Thank you.